हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी क्लासेस बीएड क्लासेस में। स्टूडेंट कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट हम पहले अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहे थे आपकी रेगुलर, लेकिन यूनिवर्सिटी यानी यूजीसी से गाइडलाइंस आई हैं कि 1 नवंबर से शायद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। 1 नवंबर से आई हैं गाइडलाइंस। तो आपकी जो सेशनल वर्क है वो आप अक्टूबर में जमा करा सकते हैं, जो भी आपको सूचित किया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आपका सेशनल वर्क वगैरह जो भी आपकी डायरी वगैरह रह गई हैं वो आप कॉलेज में जमा कराने आ सकते हैं अक्टूबर में, और क्लासेस का हम आपको बता देंगे। और ऑनलाइन क्लासेस आपकी चली रही हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरी जो सब्जेक्ट है आपको पता है कौन सी है, विषय कौन सी है मेरी? पर्यावरण शिक्षा। कौन सी विषय है? पर्यावरण शिक्षा। और स्टूडेंट पर्यावरण शिक्षा मेरी सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है। और पर्यावरण शिक्षा के अंदर मैंने फर्स्ट यूनिट यानी यूनिट फर्स्ट आपको करा दी है। यूनिट फर्स्ट में मैंने पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जैव मंडल, पर्यावरण, पर्यावरण के प्रकार, समष्टि, ये सारी चीज़ मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत करा दी है। यानी आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, और जो अब चल रही है वो आपकी यूनिट सेकंड चल रही है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है मेरी पर्यावरण शिक्षा, उसमें पर्यावरण के जो टॉपिक है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जैव मंडल वगैरह, तो आपके कंपटीशन के भी टॉपिक हैं, वो आपके सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, तो वो आपके सारे काम आने वाले टॉपिक हैं। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको करा दिया था। अब यूनिट कौन सी चल रही थी? यूनिट सेकंड चल रही थी आपकी सेकंड। और सेकंड में आपका क्या चल रहा था? सेकंड में आपका पर्यावरण शिक्षा ही चल रही थी, ठीक है। क्या चल रही थी? पर्यावरण शिक्षा ही चल रही थी। अब पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत मैंने आपको क्या कराया था? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, ये मैंने आपको, ये टॉपिक आपको मैंने करा दिया था। यानी यूनिट फर्स्ट आपकी हो गई थी, यूनिट सेकंड चल रही है आपकी, पर्यावरण शिक्षा चल रहा है। इसमें पर्यावरण शिक्षा का मैंने अर्थ आपको पिछली क्लास में करा दिया था। अब स्टूडेंट आगे का टॉपिक लेते हैं हम। तो आगे का टॉपिक क्या है हमारा? जो आगे का टॉपिक है स्टूडेंट वो है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। क्या है? पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, ये आपका अगला टॉपिक है। स्टूडेंट अर्थ मैंने आपको बता दिया। मैंने जो विचारक थे उनके माध्यम से भी परिभाषा बता दी थी। मैंने तथ्यों के माध्यम से भी आपको परिभाषा बता दी थी। एक संपूर्ण और संक्षिप्त परिभाषा भी बता दी थी। तो मैंने अर्थ आपको करा दिया। और आज जो टॉपिक है आपका उद्देश्य, यानी आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन भी आता है ना, तो ये आता है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताते हुए उसके उद्देश्यों को समझाइए। तो जैसे आपका 15 नंबर का होता है, 15 नंबर का, तो 7 + 7 कुछ ऐसे 7.5 7.5 का ये होता है अर्थ और उद्देश्य। तो आज मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ वो आप कराने जा रहा हूँ उद्देश्य। देखिए स्टूडेंट, उद्देश्य जो भी हम योजना बनाते हैं
जिस कार्य को संपादित करने के लिए हम योजना बनाते हैं उसमें उपदेश्य बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर हम जो भी कार्य करेंगे, अगर हम उद्देश्य उसके पहले ही बना लेंगे, पहले ही सोच लेंगे, तो ये निश्चित है कि हम उस काम को सही ढंग से, आसानी से और उस काम से हमें लाभ भी होगा। अगर जिस लक्ष्य के लिए, जिस योजना में उद्देश्य नहीं है, वो लक्ष्य और वो योजना हमारी सफल नहीं हो पाती है। जैसे मैं आपको ही ले लूँ, आप अगर बीएड कर रहे हो तो बीएड अमूमन शिक्षक बनने के लिए करते हैं, बीएड से शिक्षक ही बनते हैं। और शिक्षक जानते हो आप कि शिक्षक बनना एक उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। वो एज ए स्टूडेंट तैयार करता है जो हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो वो एक उद्देश्य हो गया। तो हर विषय का, हर सब्जेक्ट का, हर कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य से कार्य करना विफलता देता है और उद्देश्य सहित कार्य करना हमें हमेशा सफलता देता है। तो पर्यावरण शिक्षा के भी ऐसे ही उद्देश्य हैं, वो मैं उद्देश्य आपको बताऊंगा। देखो, कुछ उद्देश्य तो यूनेस्को के अनुसार, अब यूनेस्को के अनुसार क्या उद्देश्य है स्टूडेंट? यूनेस्को के अनुसार उद्देश्य हैं आपके क्या हैं? यूनेस्को के अनुसार उद्देश्य हैं आपके, देखो यूनेस्को के अनुसार पहला है जागरूकता। स्टूडेंट देखो, जागरूकता, हम सबसे पहली कसौटी हमारी जागरूकता ही होती है। अगर हम किसी चीज़ के भी प्रति, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हम जागरूक ही नहीं है तो वो कार्य हम कर भी नहीं सकते। तो हम अपने विषय के प्रति जागरूक हैं। ऐसे ही हम पर्यावरण में रहते हैं, तो पर्यावरण के प्रति अगर हम जागरूक हैं तो हम पर्यावरण के लिए कुछ कर सकते हैं। अब जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण में हम जागरूक ही नहीं हैं तो हम उस पर्यावरण को क्या दे सकते हैं, आगे हम उसका क्या भविष्य बना सकते हैं। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक हैं तो सामने वाले को भी जागरूक कर सकते हैं, यानी हम अवेयरनेस हैं तो सामने वाले को भी अवेयरनेस कर सकते हैं। तो जागरूकता पहली कसौटी है। बिना जागरूकता के ना तो हम किसी को शिक्षा दे सकते हैं, ना हम खुद शिक्षा पा सकते हैं। तो जागरूक होना किसी विषय के लिए, किसी जगह के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, अमूमन पर्यावरण के लिए जागरूकता पहली कसौटी है। बिना जागरूकता के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जागरूकता पहली कसौटी है आपकी। दूसरा आता है हमारा ज्ञान। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ज्ञान और बोध, ज्ञान, किसी कार्य को करने का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के अगर हम पर्यावरण के बारे में जानते ही नहीं हैं तो हमें उस शिक्षा का फ़ायदा ही क्या? हमारा पर्यावरण शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा के उपदेश हैं, तो उस शिक्षा का फ़ायदा क्या? ज्ञान बोध होगा जब हमें जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए उसका हमें ज्ञान बोध होगा, तभी हम जागरूकता दे सकते हैं, हम जागरूक कर सकते हैं, हम जो अवेयरनेस हो सकते हैं, सामने वाले को अवेयरनेस कर सकते हैं। यानी ज्ञान और बोध का होना बेहद ज़रूरी है स्टूडेंट। ज्ञान बोध नहीं होगा तो हमारे अंदर जागरूकता भी नहीं आ सकती। यानी जागरूकता तभी आएगी जब ज्ञान होगा हमें, जब हमें उस चीज़ का बोध होगा तो हमें जागरूकता आएगी। तो पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण की हमें ज्ञान होगा कि अगर पर्यावरण हमारे लिए क्या प्रभाव छोड़ता है, पर्यावरण से हमें क्या मिलता है, हमें पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए, तो वो सब हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। देखो सोसाइटी में भी रहते हैं, सोसाइटी का हमें ज्ञान होता है, तो ऐसे ही ज्ञान होना हमें पर्यावरण का आवश्यक है। जब ज्ञान होगा तभी तो हम जागरूक करेंगे,
हम खुद अभिनिष्ठ होंगे और सामने वाले को अभिनिष्ठ करेंगे। इसके कारण, ज्ञान के कारण। ज्ञान यानी बोध, बोध होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोध होगा किसी चीज़ के प्रति, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने को अमूमन हम कोई भी योजना बना रहे हैं तो उसके आंकड़े हम तैयार करते हैं। आंकड़ा एक तरीके से ज्ञान होता है, उसके हम ज्ञान को हम के आखिर हमें इस चीज़ का कैसे ज्ञान है, हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, तो वो हमें ज्ञान ही सिखाता है। ज्ञान और बोध का होना किसी भी उद्देश्य के लिए ज़रूरी है, यानी उद्देश्य में ज्ञान, जागरूकता और ज्ञान। तीसरा है स्टूडेंट सहभागिता। क्या है? सहभागिता। तीसरा है आपका सहभागिता। देखिए हम सोसाइटी में भी रहते हैं तो सोसाइटी में भी हमारी सहभागिता ज़रूरी रहती है। सोसाइटी यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, समाज में कॉलोनियाँ होती हैं, सोसाइटी में हम रहते हैं। देखिए हम सोसाइटी से थोड़ा अलग हो जाएं, हम ऑकेज़न में ना जाएं, किसी से बात ना करें, तो हम एक अलग थलग हो जाएंगे, तो हमारी सहभागिता ख़त्म हो जाएगी, हमारा चाल चलन बोल चाल सब खत्म हो जाएगा, हम अकेले पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही सहभागिता ज़रूरी है। पर्यावरण के लिए भी, पर्यावरण में भी सहभागिता ज़रूरी है। पर्यावरण के साथ हम सहभागी रहेंगे, तालमेल मिलाते रहेंगे तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगर हमारी सहभागिता नहीं है पर्यावरण के साथ, हमारा तालमेल ही नहीं है सहभागिता के साथ, सहभागिता ही नहीं है हमारी, तालमेल नहीं है पर्यावरण के साथ, तो हम पर्यावरण के लिए क्या दे सकते हैं? हमारा उद्देश्य ही नहीं रहेगा, फिर हमारा उद्देश्य कहाँ रह जाएगा अगर हमारी सहभागिता नहीं है। आप भी जानते हैं कि अगर हमारी सहभागिता नहीं, पर्यावरण के बारे में हमारी सहभागिता होगी, जब एक दूसरे के पास हम आते जाते हैं तो हमारी सहभागिता बढ़ती है। आप भी जानते हैं जब हम अलग थलग बैठे रहेंगे तो हमारी किसी से जानकारी नहीं होगी, हमारी सहभागिता नहीं बढ़ी। हम अमूमन क्लास में, आप लोग पढ़ते हो तो क्लास में जाके एक सीट पे अलग बैठ जाओ आप, तो आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन आप बैठोगे स्टूडेंटों के साथ और बातें करोगे तो आपकी सहभागिता बढ़ेगी, और सहभागिता बढ़ेगी तो स्टूडेंट ज्ञान भी बढ़ेगा, उसके प्रति बोध भी बढ़ेगा जिसके पास आप बैठे हो, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो जागरूकता भी बढ़ेगी। तो ये क्रम एक उल्टा चलता है। तो सहभागिता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी और जागरूकता बढ़ेगी। तो सहभागिता यानी पर्यावरण के साथ हमारी सहभागिता जरूरी है। बिना सहभागिता के हम पर्यावरण के प्रति ज्ञान भी नहीं पा सकते, ना जागरूकता रह सकती है। ठीक है स्टूडेंट। चौथा है अपना अभिवृत्ति। देखो अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति एक तरह से संवेदनशीलता, हम बोलेंगे संवेदनशीलता, हम अभिवृत्ति को संवेदनशीलता बोलेंगे। संवेदनशीलता कैसे स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए संवेदनशील रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रेम भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं और उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं कि बच्चा हमारा ये बन जाए, हम इसको इस स्कूल में डालें। तो हमारी उस बच्चे के प्रति संवेदनशीलता भी होती है। अगर माँ बाप पीट भी देते हैं बच्चों को तो बाद में उसे प्रेम भी करते हैं, तो एक संवेदनशीलता होती है। जैसे हमारे बच्चों के प्रति संवेदनशीलता होती है, माँ बाप की बच्चों के प्रति संवेदनशीलता होती है, ऐसी हमारी पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशीलता होगी तो हम फ्यूचर में हम पर्यावरण के बारे में सोचेंगे कि यार हमें पर्यावरण को ख़राब नहीं करना है। अगर पर्यावरण हम ख़राब करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? तो हम आगे के फ्यूचर के बारे में, जैसे एक माँ बाप बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि ऐसे ही हमें पर्यावरण के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि आज हम अगर पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमारे लिए नहीं रहेगा। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है हम भी नहीं रहेंगे। तो हमें संवेदनशील होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? पर्यावरण के प्रति होना चाहिए। यही अभिवृत्ति है हमारी कि हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, संवेदनशील रहेंगे तभी हम सहभागिता कर पाएंगे। जब हम सोचेंगे तभी तो सहभागिता कर पाएंगे, अलग थलग जाके बैठेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो हमें संवेदनशील होगा। जब हम संवेदनशील रहेंगे तो सहभागिता कर पाएंगे, सहभागिता कर पाएंगे तो ज्ञान कर पाएंगे, ज्ञान कर पाएंगे तो जागरूकता कर पाएंगे, जागरूकता बढ़ा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट, एक दूसरे से क्या है? अटैच है। तो और पांचवा है हमारा कौशल।
कौशल, देखो कौशल क्या होता है, कौशल होती है दक्षता। दक्षता यानी स्किल। स्किल मतलब हम पर्यावरण के लिए क्षेत्र में लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में कौशल स्किल्स, हमें पर्यावरण के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि हम पर्यावरण को कैसे उन्नत और कर सकते हैं। जैसे हवा आती है, हवा पानी हमें जिंदा रखती है, ऐसी पर्यावरण को जिंदा क्या क्या चीज़ रख सकती है। तो पर्यावरण की सुरक्षा एक तरह से हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम क्षमताओं को, हम कौशल को डेवलपमेंट कर सकते हैं। किसके लिए? पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को और उम्दा करने के लिए। नए नए किस्म के हम खेती तैयार कर सकते हैं। हम पर्यावरण को, जैसे प्राकृतिक आपदा ना आए तो हम पर्यावरण को, हम पेड़ पौधों को काटें नहीं, तो उसके लिए हम एक नियम बना सकते हैं, हम स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। किसके जरिए से? कौशल के जरिए थे। कौशल, स्किल डेवलपमेंट, क्षमता, ये सारे कौशल में आते हैं। हम नए नए आयाम सोच सकते हैं कि हम पर्यावरण को कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ क्या आएगी? कौशल में आएगी। तो देखो, जब हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे अंदर संवेदनशीलता आएगी, उसके प्रति संवेदनशीलता आएगी तो हमारी सहभागिता बढ़ेगी। सहभागिता बढ़ेगी, आप मैंने सहभागिता उदाहरण दे के समझा सकता हूँ। आप क्लास में पढ़ते हो तो सहभागिता के साथ हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान के साथ जागरूकता आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या अटैच हैं। यूनेस्को के अनुसार यूनेस्को ने पर्यावरण शिक्षा के ये 5 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से? जागरूकता, ज्ञान, सहभागिता, अभिवृत्ति और कौशल। और ये सारे जो पॉइंट हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। यानी कौशल है तो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति है तो सहभागिता है, सहभागिता है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो जागरूकता है। इसलिए हम पहले जागरूकता लिया है, जागरूकता का ज्ञान के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो अटैचमेंट है इन पॉइंटों का, तो उनको हम आपको ढंग से समझा सकें, बता सकें। तो यही पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं कि जागरूकता, ज्ञान, सहभागिता, अभिवृत्ति और कौशल। आप इनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। नोट करने से जो मैंने आपको समझाया है वो आपके याद रहेगा। तो मैंने जागरूकता जो बताई थी कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है एक दूसरे के प्रति, तो आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि हम जब पेपर में आंसर करते हैं तो हम ना तो किताबों की भाषा लिखते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, जो हमें टीचर ने पढ़ाया हम उनकी भी भाषा नहीं लिख पाते। हम भाषा कौन सी लिखते हैं? हमने एक लाइन पढ़ी तो उसके हम 10 लाइन बना दें, तो एक लाइन डाल के लिख लेना। जागरूकता यानी अवेयरनेस होना ज़रूरी है क्योंकि पर्यावरण के प्रति। फिर ज्ञान बोध होना ज़रूरी है, ज्ञान बोध के बिना हम उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। सहभागिता होना ज़रूरी है। मैंने उदाहरण दे के, क्लास का उदाहरण दे के समझाया था आपको। सहभागिता, हम अलग थलग रहेंगे तो हम सहभागी नहीं रहेंगे, साथ रहेंगे तो सहभागी रहेंगे, उससे ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से जागरूकता बढ़ेगी। और संवेदनशीलता को भी मैंने आपको बताया था कि माँ बाप और बच्चे का उदाहरण दे के समझाया था कि माँ बाप बच्चे के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं उसके किसके लिए? उसके भविष्य के लिए। तो हमें भी भविष्य के लिए संवेदनशील रहना चाहिए, इसके पर्यावरण के लिए। तो कौशल भी मैंने बताया, क्षमता बताई थी, नए नए आयाम तैयार करना, नई नई स्किल डेवलपमेंट करना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए नए नए स्किल तैयार करना, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, कैसे संरक्षण हम उसका कर सकते हैं। तो ऐसे स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट यूनेस्को के अनुसार क्या हैं? ये आपके यूनेस्को के अनुसार उद्देश्य हैं। अब मैं कुछ अलग से उद्देश्य बताता हूँ, जो रिटिन उद्देश्य हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो रिटिन उद्देश्य ये तो यूनेस्को के अनुसार हो गए। वो आपके तथ्यनुमा उद्देश्य हैं, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो वो क्या हैं? तो मैंने आपको वो यूनेस्को के अनुसार 5 पॉइंट आपको बता दिए थे। कौन कौन से थे? जागरूकता, ज्ञान, सहभागिता, अभिवृत्ति और 5वां था कौशल। आगे ये पॉइंट है, देखिए ये भी पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य में ही आते हैं। तो ये तथ्यनुमा पॉइंट हैं। तो ये क्या है? देखिए, पर्यावरण के प्रति सभी में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का प्रयास करना। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा है, तो पर्यावरण शिक्षा में क्या है कि वैसे विद्यार्थियों भी लिख सकता था मैं यहाँ, लेकिन मैंने सभी इसीलिए लिखा है क्योंकि सभी में, पर्यावरण में सभी रहते हैं। तो सभी शब्द मैंने विद्यार्थी इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि पर्यावरण में सभी, हम सभी रहते हैं, तो सभी की ही जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण के प्रति। तो इसमें क्या है? पर्यावरण के प्रति सभी में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना।
देखिए जिज्ञासा होगी, एक तरीके से जिज्ञासा मैंने कल्पना वो बताई थी आपको, जागरूकता, जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, पर्यावरण के प्रति हमारी जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, कल्पना, स्मरण शक्ति। हमारे अंदर अगर जिज्ञासा होगी किसी के प्रति, आप अमूमन हर चीज़ को देख ले लीजिए, आप किसी खेल को भी खेलते हैं, हम किसी खेल को भी खेलते हैं, अगर हमें अंदर से जिज्ञासा है, उसके प्रति रुचि है, तो हम उसको और अच्छे ढंग से खेलने की कोशिश, हमें इंटरेस्ट आएगा, जिसके प्रति हमें इंटरेस्ट हो उसको हम अच्छे से करते हैं। जैसे 3 इडियट्स में भी तो कहता है वो कि जिसमें भी हमें रुचि हो, ये नहीं है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही निकलें, हमें जिस क्षेत्र में रुचि हो हम उस क्षेत्र में निकलें। तो हमारा अमूमन यही है कि जिज्ञासा, रुचि, पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण के प्रति हमारा जो उद्देश्य है वो जिज्ञासा, रुचि, कल्पनाएं, स्मरण शक्ति का विकास करना, हालांकि सभी में, यानी सभी में एक जागरूकता के माध्यम से, सभी में, विद्यार्थियों में, अगर हम शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो विद्यार्थी मान लें, सभी इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि हम सभी पर्यावरण में आते हैं। तो जिज्ञासा, रुचि, कल्पनाएं में स्मरण शक्ति का विकास करना, जिज्ञासा को बढ़ाना, रुचि को बढ़ाना, कल्पना शक्ति को बढ़ाना। देखिए कल्पना करता है इंसान तो वो क्या है कि कुछ नया करता है। हमारे अंदर अगर कल्पना शक्ति नहीं है, कल्पना, हम किसी की चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते, तो हम उस चीज़ को ना तो बढ़ा सकते हैं, कभी भी हम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। पहले हमारे अंदर कल्पना शक्ति आती है तभी हम स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जिज्ञासा, रुचि और कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास करना कैसे? पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति हमें विद्यार्थियों को भी और अमूमन सबको पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा, रुचि और कल्पना शक्ति बढ़ानी चाहिए, स्मरण शक्ति बढ़ानी चाहिए कि भाई पर्यावरण हमारे लिए क्यों उपयोगी है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको अर्थ के माध्यम से सारा कुछ बता चुका है, मैं यहाँ बस उपदेश से डिस्कस करूँगा। तो हमें ये चीज़ बतानी चाहिए। दूसरा है आसपास के पर्यावरण से सभी को परिचित कराना, विद्यार्थियों को परिचित कराना, ये सभी को परिचित कराना। मैं विद्यार्थी शब्द इन 2 टॉपिक में हटा दिया था, इसलिए मैंने सभी शब्द लगा दिया, क्योंकि हम आसपास के पर्यावरण में ही रहते हैं, हम सभी पर्यावरण में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं वही पर्यावरण में आता है। भौतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, हम पर्यावरण में ही रहते हैं। तो आसपास के पर्यावरण से सभी को परिचित कराना कि भाई आसपास के पर्यावरण जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पर देखिए पेड़ पौधे भी होते हैं, तो हमें ये बताना चाहिए कि भाई ये पेड़ पौधे हमें कितने ज़रूरी है। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई इनको तोड़ो मत आप, कि हमारे लिए कितने ज़रूरी है। फल फूल सब्जी वगैरह हमें इन्हीं से ही मिलती है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। जानवरों को आप मारो मत, वो भी एक पर्यावरण का क्षेत्र, हमें दूध दही उनसे मिलता है। तो आसपास के पर्यावरण से सभी को परिचित कराना जो कि ज़रूरी है। अगर परिचित हम सामने वाले को कराएंगे कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा कि यार ये जी मुझे बताया आखिर क्यों, जिज्ञासा होगी इसके अंदर, तो पर्यावरण को बचाएगा। और कोई भी हो हमारे अंदर जिसके प्रति जिज्ञासा होगी, जानकारी होगी, तो हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही है आसपास के पर्यावरण से सभी को परिचित कराना कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों मायने रखता है, हम इसके बिना कैसे नहीं रह सकते। तो इसके बारे में उसको परिचित कराना, सभी को परिचित कराना। तीसरा है विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। यानी विद्यार्थी मान लो चाहे सभी को मान लो, तो संपूर्ण दृष्टिकोण क्या हो गया, वही पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण हमारे लिए क्यों मायने रखता है, हमें उसका संरक्षण क्यों करना चाहिए, प्राकृतिक आपदाओं से पर्यावरण कैसे बचाता है, हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों संरक्षण हमें उसका करना चाहिए। तो उसकी जो संपूर्ण दृष्टिकोण है पर्यावरण का, पर्यावरण हमें क्या देता है, हमसे क्या लेता है, हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, तो ये सारी चीज़ क्या आती हैं विद्यार्थियों पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण। यानी पर्यावरण का जो भी संपूर्ण दृष्टिकोण है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, संरक्षण के बारे में, सुरक्षा के बारे में, पर्यावरण की रक्षा के बारे में, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं, कैसे कौशल विकसित कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आती हैं विद्यार्थियों पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना। अगला है मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना कि पर्यावरण से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पर्यावरण से ही हमारी हवा जो हम सांसें लेते हैं, एक शुद्ध हवा, वो पर्यावरण से ही आती है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के, अगर हवा नहीं रहेगी तो हम वैसे ही चले जाएंगे, वायु नहीं रहेगी तो हम वैसे ही चले जाएंगे। तो मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को विद्यार्थियों को, सभी को बताना कि मनुष्य के जीवन पर पर्यावरण कितना मायने रखता है। बिना इसके हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना पर्यावरण के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ें हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होती हैं, तो हम इसके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना। अगर हम उनको प्रभाव बताएंगे कि हमारे लिए कितने मायने रखता है पर्यावरण, तो उनके अंदर जिज्ञासा, रुचि अमूमन अपने आप ही बढ़ेगी। तो जिज्ञासा, रुचि बढ़ेगी तो वो बचाने की कोशिश खुद ही करेगा। तो मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों को बताना। अगला है पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना, जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाहनों से, औद्योगिक क्षेत्र से हो रहा है। तो अब मैंने उस दिन भी बताया था, वाहनों में VS6 प्रयोग होने लगा है, तो उससे क्या है कि प्रदूषण कम होगा। उद्योगों में भी अब क्योंकि अवेयरनेस है, जागृति है, जलवायु सम्मेलन होते हैं, तो उनमें गैसों को कम करने के बारे में बताया गया है। तो हमें भी इसकी शिक्षा, हमारा भी एक उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरण के प्रति कि पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के विषय में हम जानकारी दें कि भाई प्रदूषण करोगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा तो वो हमें नुकसान होगा। तो प्रदूषण को कम से कम करो, प्रदूषण को रोको, जिससे पर्यावरण बच सके, जिससे हम बच सकें। और संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण भी उतना ही ज़रूरी है, पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा उतना ही ज़रूरी है। तो ये मैंने तथ्य के अनुसार 5 पॉइंट रखे। आगे आप और भी पॉइंट बना सकते हैं अपने मन से और कर सकते हैं। इनके आधार पे भी आप बना सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमें जागरूकता रहना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हमें अभिवृत्ति, कौशल, ये सहभागिता सारी होनी चाहिए। और ये तथ्य हैं आपके। तो ये आपको मैंने पर्यावरण के उद्देश्य बताए। तो मैं ये आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपकी समझ में ज़रूर आए होंगे। वो उद्देश्य मैंने यूनेस्को के अनुसार बताए। यूनेस्को के अनुसार 5 उद्देश्य थे, ये यूनेस्को ने दिए हैं। तो वो 5 उद्देश्य थे, ये तथ्य के अनुसार आपके उद्देश्य हैं, जो हर किसी का उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों का, हम सभी का, कि हम पर्यावरण की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे संरक्षण हमें करना चाहिए। सुरक्षा, संरक्षण, सारी चीज़ पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपका ये टॉपिक पूरा होता है, पर्यावरण के उद्देश्य, अर्थ पूरा हो गया आपका, अब उद्देश्य भी आपके पूरे हो गए। आगे का टॉपिक कल या परसों स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।